इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स। कल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, जिसमें हमने पहला देखा था क्या था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। फिर हमने देखा प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। फिर हमने देखा एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक टैक्स। चलो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, कल हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था कि टैक्सों का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब हमें देखना है कि हम थोड़ा सा इनकम टैक्स समझे, इनकम टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट में आता है उसको हमने देखा। उसके बाद देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स को देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे जीएसटी को, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है। तो चलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में कोई दिक्कत, जिसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, जिसमें टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं एक मीडिएटर के माध्यम से, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी टैक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रेट जो रहेगा वो बढ़ेगा। रिग्रेसिव में क्या है, रेट फिक्स रहेगा, लेकिन क्या होता है उसका जो लोड है वो अमीरों पे कम और गरीबों पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। एड वैलोरम टैक्स में क्या है आपका, तो बताएगा। एड वैलोरम टैक्स में क्या करते हैं हम, नेट वैल्यू, टोटल नेट वैल्यू पे, है ना। और स्पेसिफिक वाले में क्वांटिटी, यानी यहाँ पे हम क्वांटिटी, कल आपने पूछने आए थे इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया इसे। एड वैलोरम में मैंने कहा था कि आपको क्वांटिटी नहीं देखना है किसी भी तरीके से। अगर क्वांटिटी हम देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अब देखो पेन है, अगर पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर हमने एक पेन, मैंने कहा कि क्वांटिटी के हिसाब से टैक्स लूँगा, तो पता चला आप 5 रुपये वाला भी पेन बना रहे हो और आप 100 रुपये वाला भी पेन बना रहे हो, आप 500 रुपये वाला पेन बना रहे हो, तो सबकी अलग अलग वैल्यू है ना। अब मैं क्वांटिटी बेस पे लूँगा तो आप क्वांटिटी बेस मुझे टैक्स देने के लिए तैयार हो जाओगे। अब मैं डिसाइड कैसे करूँगा, अगर मैं 500 रुपये पेन के हिसाब से क्वांटिटी पे टैक्स लूँगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, और आप 5 रुपये के हिसाब से दोगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो हमने कहा था कि नेट वैल्यू आप दीजिए, नेट वैल्यू के हिसाब से हम टैक्स लेंगे। लेकिन स्पेसिफिक टैक्स में क्या करते हैं, क्वांटिटी बेस पे ही लेते हैं, जितनी क्वांटिटी उतना टैक्स, कम क्वांटिटी कम टैक्स, ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा टैक्स। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स के अंदर ही कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, ध्यान रखना। इनकम टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, यानी कि हम आप जैसे लोग होते हैं, यानी हमारी आय पे, हम जो आय क्या करते हैं, गेन करते हैं, या जो हमें आय मिल रहा है, जो हमारा सैलरी है ना, उस पे इनकम टैक्स लगता है। और एक लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स को भी हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। समझना इस बात को, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स यानी कॉर्पोरेट जगत में जो व्यवसायी हैं उनके ऊपर लगेगा क्या, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। यानी कि इनकम टैक्स वो है जो व्यक्ति या व्यवसायी के आय पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो क्या होता है, इनकम टैक्स होता है। क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट, इसमें हम सरकार को टैक्स देते हैं। क्या ये प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट टैक्स है, साथ में ही ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इस चीज को समझते हैं कि देखो, एक तो अभी भी सरकार आपको इनकम टैक्स, नया नियम आया है ना, इनकम टैक्स पे करने का नया नियम आया है कि आपको 12 लाख तक कोई भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपकी जो सैलरी है या जो आपकी इनकम है वो अगर 12 लाख रुपया है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जीरो टैक्स है। तो आप क्या समझते हैं इसका मतलब, अगर आपकी जो इनकम है अगर 13 लाख है तो आप कैसे टैक्स पे करोगे, यानी 12 लाख तक तो टैक्स फ्री हो, अगर 13 लाख है तो आप कैसे टैक्स दोगे, 1 लाख एक्स्ट्रा उस पे टैक्स। अगर मैं ये कह दूं कि 0 से लेकर के 2.5 लाख तक 4% का टैक्स है, एग्जाम्पल में समझो, मैं 0 होता है एक्चुअली में, कि मान लो छोटा सा कर देते हैं, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5% का टैक्स लगता है, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 10% का टैक्स लगता है, और 10 से 15 लाख तक का जो टैक्स है वो कितना है, वो है 15%।
तो एक्चुअली अगर किसी का इनकम 13 लाख है तो उसको कितना परसेंट देना पड़ेगा? छोटा सा सवाल है, समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चलता है कि भाई मान लो किसी की इनकम जो है वो 13 लाख है और सरकार ने ये नियम बनाया है इनकम टैक्स में कि 1 से लेके 5 तक लाख तक वाले को कितना मिलेगा? 5% टैक्स पे करना है। 5 से 10 लाख जितनी इनकम है वो कितना देंगे? 10%। और अगर किसी की इनकम कितना है, अब इसको 5 बार 6 कर लेना, है ना, 5 से 1 रुपया भी आगे होगा तो समझ लेंगे। और समझने के लिए करते हैं कि अगर 10 से लेकर के 15 लाख है तो हम उसमें 15% टैक्स लेंगे, तो इस पर कितना टैक्स लगेगा? 15%। 15%, है ना? यही चीज समझाने के लिए इस चैप्टर को लाया गया है। कि आपको लगता है कि 13 लाख रुपया है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? 15% टैक्स पे कर देंगे और हमारा काम खत्म। इनकम टैक्स ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है ना? तो ये जो तरीका है, ये तरीका क्या है? गलत है। तो तरीका है क्या इनकम टैक्स निकालने का? तो तरीका देखो, अभी भी सरकार आपको 2 मौका देती है। या तो आप ओल्ड तरीके से टैक्स पे करो, जो ओल्ड सिस्टम था इनकम टैक्स का, उस तरीके से आप पे करो, या दूसरा तरीका आपका क्या है कि जो न्यू पैटर्न आपको लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स का, उस तरीके से पे करो, ठीक है ना? उस चीज को समझते हैं। तो ओल्ड तरीके से कैसे, अब देखना आप ही बताओगे, बात होता है ना कि कौन सा तरीका बढ़िया है, और ये है हमारा न्यू तरीका। तो जो टैक्स स्लैब लाया गया है ना, इसको बोलते हैं टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब ओल्ड क्या है? 0 से लेकर के, है ना, 2.5 लाख तक आपकी जो इनकम है उस पे जो आपको टैक्स लगेगा, कितना लगेगा? 0%। 2.5 लाख से लेकर के प्लस 1 रुपया ऐड कर देना इसमें, ठीक है ना, वो एक आगे रहता है, से लेकर के 5 लाख तक आपको लगेगा बेटा, ओल्ड में देख लेते हैं ना, 5%। 5 लाख से लेकर के 10 लाख, है ना, 10 लाख तक आपको देना है, प्लस 1 ही रहेगा, ठीक ना। 10 लाख तक आपको देना है कितना? 10%। और 10 लाख से ऊपर, है ना, 10 लाख प्लस 1 से लेकर के आप ऊपर जा रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 20% टैक्स। ये स्लैब उन्होंने दिया है। अभी न्यू स्लैब थोड़ा सा बदल दिया है। न्यू स्लैब में क्या है? 0 से 4 लाख तक, है ना, आपको देना है 0%। 4 लाख प्लस 1, 1 रुपया और बढ़ा देना उसमें, से लेकर के आपको 8 लाख तक देना है आपको 5%। 8 लाख प्लस 1 से लेकर के, है ना, 12 लाख तक आपको देना है 10%। 12 लाख प्लस 1 से लेकर के 16 लाख तक आपको देना है कितना? 15%। और 16 लाख प्लस 1 से लेकर के 20 लाख तक आपको जो पे करना है वो होगा 20%। एंड 20 से लेकर के, है ना, 20 लाख प्लस 1 से लेकर के 24 लाख तक आपको जो पे करना है वो कितना होगा? 25%। और अगर आपकी इनकम जो है वो ग्रेटर देन है कितना? 24 लाख प्लस 1 से, तो आप दोगे 30% टैक्स। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी की सैलरी या किसी की इनकम अगर 25 लाख है तो कितना टैक्स पे करेगा? तो जैसा आपने इसके अकॉर्डिंग बताया, उस अकॉर्डिंग से तो मुझे लगता है कि 30% टैक्स पे कर देना चाहिए। यानी जितनी उसकी इनकम होगी उसका 30 लाख रुपया 30% निकाल करके उसको पे कर देना चाहिए। यही नियम है ना आपके हिसाब से? या इसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो 10 लाख से अबव है तो 20% पे कर देना चाहिए। मानना हो ना इस चीज को? चलो अब देखते हैं कि एक्चुअली में इनकम टैक्स ऐसे काम नहीं करता। ये स्लैब पहले नोट कर लो, इसी स्लैब पे हमें काम करना है। इसी स्लैब पे हमको दोनों तरीके से निकालेंगे कि न्यू तरीके से अगर हमने पे किया है तो कितना हमें पे करना है, और ओल्ड तरीके से पे करेंगे तो कितना पे करेंगे। फिर भी अब एक सवाल और आ जाएगा कि अभी भी लोग ओल्ड तरीके से पे करना क्यों चाहते हैं? अभी भी न्यू पॉलिसी को लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि पुराना तरीका ज़्यादा बेस्ट है। समझते हैं सारी चीज़ें? बेटा 1 ईयर का होता है, इनकम टैक्स 1 ईयर में ही पे होता है। पे तो आप हर महीने करते हो, लेकिन साल में रिपोर्ट दे देते हो कि सर हमने पे कर दिया है।
बड़े आगे स्लैब नोट हो गया। ये ओल्ड तरीका है जो बहुत दिनों से चले आ रहा है। ये आपका 2025 का है स्लैब। हाँ, ये 2025 का न्यू है, ये 2025 का है। ये बहुत पुराना चले आ रहा है, बहुत पुराना है। अब आपके अकॉर्डिंग था कि डायरेक्ट 30% तो निकाल दीजिए और डायरेक्ट 30% क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए, आपका इनकम टैक्स पे होगा। यही था ना, वो तरीका नहीं अप्लाई होता है। अप्लाई क्या होता है, उस तरीके को देखते हैं। बेटा जल्दी है, समय मत लॉस करो। जितना समय आप मुझे दोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्या हो गया बिग बॉस, एनी प्रॉब्लम? चलो अब समझते हैं बेटा। अगर किसी की इनकम है ना कितनी है, 20 लाख है, समझ गए। अगर किसी की इनकम 20 लाख है तो हम देखते हैं कि उनको इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। अब समझते हैं, 20 लाख है तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। करना पड़ेगा। नए तरीके से भी कहा गया कि 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, 12 लाख से ऊपर होगा तो आपको इनकम टैक्स पे करना है। पुराने तरीके में अलग था, लेकिन अब जो नियम देखो, पे करने का जो तरीका है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, करना आपको 12 लाख के बाद ही, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए 20 लाख है तो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ओल्ड तरीके से अगर उसे पे करना हो तो कैसे करेगा? अब तुम्हें लगता है कि सर 20 लाख है और हमने देखा कि 10 लाख से ऊपर है तो 20% हम पे कर दें, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स ऐसे काम नहीं करता है। इसका 20 लाख में जो शुरुआत का 0 से लेकर 2.5 लाख तक है ना, उस पे उसे कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, यानी 0%, यानी 0 रुपया। अब अगला 2.5 लाख है ना, से लेकर के 5 लाख तक कितना हुआ, 2.5 लाख है ना। 2.5 लाख पे कितना पे करना है उसको, 5%। 2.5 लाख का 5% कितना होगा, 12,500 है ना। 25 बचे 125, यानी 12,500 रुपया। कितना पैसा का पे कर चुका है अभी वो, 2.5 लाख, 5 लाख पे हो गया। अभी भी 15 लाख रुपया बचा हुआ है। फिर कितना है, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक। अब क्या पे करना है, 5 लाख मतलब +1, आप समझते रहना, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख की क्राइटेरिया फिक्स हो गई है। 2.5 लाख +1, बट समझते रहना। 5 लाख + 10 से 10 लाख तक उसे कितना पे करना है बेटा, 10%। इन दोनों के बीच में कितना लाख हुआ, 5 लाख है ना। 5 लाख का 10% कितना होगा, 5 लाख का 10% कितना होगा, कितना होगा, 50 लाख। स्लैब में सर 20%, ठीक है। 5 लाख से लेकर के 10 लाख, 5 लाख का हमारा 10% कितना होगा बेटा, 50 लाख। 50 लाख। अब हमारे पास कितना बचा है, अब हमारे पास कितना बचा है, 10 लाख बचा। देखो 5 लाख यहाँ खत्म हो गया, 2.5 लाख यहाँ खत्म हो गया, 2.5 लाख यहाँ खत्म हो गया, टोटल 10 लाख खत्म हो गया। अब 10 लाख, और हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, ओल्ड तरीके से। तो फिर हम देख रहे हैं 10 लाख, जो बाकी हमारा जो 10 लाख बचा है उस पर कितना हम पे करने वाले हैं, 20% है ना। 20% मतलब बेटा कितना हो जाएगा हमारा, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख। अब इतना ये इनकम टैक्स पे करेगा। अब इसको जोड़ लो, कितना हुआ, 1,50,000 है ना, और 50 और 12 62 है ना। तो कितना हो गया हमारा, 1,62,500 रुपया ये पे करेगा। और आपको क्या लग रहा था कि डायरेक्ट हम क्या कर दें सर, 20 लाख का 20% निकाल करके पे कर दें, यही था ना आपका। लेकिन पे कैसे होगा, इस तरीके से पे होगा कि 0 से लेकर के 2.5 लाख तक उसको कोई भी चार्ज देना नहीं है। अपनी सैलरी या अपनी इनकम का शुरुआत का 2.5 लाख का उसे कुछ नहीं देना है। फिर बाद के जो 2.5 लाख है उस पे उसको कितना देना है, 5% देना है। उसके बाद के 5 लाख पे कितना देना है, 10% देना है। और बाकी जो 10 लाख बचा है उस पर कितना देना है, हमें टोटल देना है 20%। और फिर अलग अलग निकाल करके हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे।
स्लैब में एक और फिर से देखना, पुराने स्लैब पे आना तो अच्छा मैं ही देखूँ ना, मेरे पास है ऑप्शन, मेरे पास ये ऑप्शन होता है स्लैब 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 स्लैब, यहाँ 20 कर देना बेटा, ये 20%। तरीका समझ गया हो ना, स्लैब को बदल दो, है ना, 20% और 30% है, ठीक है ना। इतना कम सरकार कैसे ले लेगी, है ना, सरकार इतना कम कैसे ले लेगी, वही मैं कहा। 0 से लेके 2.5 लाख तक कितना देना है, 0%। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% करना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हमारा क्या क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 20%, है ना, ये हमारा 20% हो गया, ये 30% हो गया, तो कैसे चेंज हो जाएगा हमारा जो रेशियो होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 1 लाख, और यहाँ पे हमारा 30%, 10 लाख का 30% कितना होगा बेटा, 10 लाख का 30% कितना होगा, 3 लाख रुपया। टोटल कितना हो गया बेटा आपका, टोटल कितना हुआ है, 4 लाख, है ना, 12,500 रुपया ये पे करेगा, कितना, इनकम टैक्स। ये तो करा किस तरीके से, ये किया है ओल्ड तरीके से। अब देख समझते हैं कि नए तरीके से कैसे पे करेंगे। नए तरीके में आ जाए तो नए तरीके में सैलरी कितनी है बेटा हमारे पास, सैलरी है 20 लाख। दोनों तरीका आपको जैसे मर्जी वैसे पे करें, ठीक है। अब नए तरीके में क्या है, 0 से 4 तक कितना % लगेगा बेटा, इसको लगेगा 0%, मतलब 0 रुपया पे करेगा। अगला जो 4 लाख है, 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक कितना पे करना है बेटा, इसको 5%। कितना लाख है बेटा टोटल, 4 का कितना होगा 5%, कितना करेगा, 20,000 रुपया पे करेगा, कंफर्म। फिर 8 लाख रुपया से लेकर के 12 लाख तक वो कितना पे करेगा, वो पे करेगा सर 10%। कितना बचा है बेटा, 4 लाख। 4 लाख पे कितना पे करेगा वो, 40,000 रुपया। फिर हम देखते हैं 12 लाख से लेकर के 16 लाख तक कितना पे करेगा वो, तो सर 15%, है ना, तो 15 चौके 60, यानी कि सर इसके लिए वो 60,000 रुपया पे करेगा। और फिर आगे बढ़ते हैं 16 लाख टू 20 लाख, इतना ही रुपया तो है उसके पास। अगर 1 रुपया और होता तो उसे 1 रुपये में भी वो पे करता। तो 20 लाख पे कितना करेगा, 10 और 20%, तो कितना हुआ 80,000। अब इसको जोड़ दो बेटा, 8 6 14, 14 4 18, सॉरी 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, कितना हुआ 2 लाख रुपया, है ना। 2 लाख रुपया नए तरीके से वो इनकम टैक्स देगा। अब बताओ किस तरीके से टैक्स देना अच्छा है, ओल्ड तरीके से या न्यू तरीके से, यानी कि डायरेक्ट जो परसेंटेज है उस तरीके से हम टैक्स पे नहीं करते हैं, उसको एक स्लैब जो दिया गया उस स्लैब से हम क्या करते हैं, बारी बारी से जो हमारा अमाउंट है उसका निकालते हैं। अब हमने ओल्ड तरीका भी देख लिया और हमने न्यू तरीका भी देख लिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि नए तरीके से कितना हमने पे किया है, 4,12,500 रुपया, सही है ना। और पुराना तरीके से हमने उतना सरकार को पे किया, और नए तरीके से कितना पे किया है, 2 लाख रुपया। आप किस तरीके से इनकम टैक्स, और सरकार ने दोनों ऑप्शन आपके पास रखा है, आप मान लो आदमी को कैसे पे करना चाहोगे, न्यू तरीका ना। लेकिन आज भी हमारे देश में जो लोग हैं वो पुराने तरीके से क्यों पे करते हैं, उन्हें नहीं पता है क्या। 4 दिन आगे हमसे कोचिंग ले लिए होते, 4 दिन का 10 मिनट का कोचिंग ले लिए होते, कहते भाई 2 लाख का 2,12,000 का क्या है, तुमको फायदा है। फिर भी आज भी जितने व्यवसायी हैं, जितने भी एम्प्लॉयर हैं, वो आज भी ओल्ड पॉलिसी को क्यों चूज करते हैं, सवाल तो है ना। भाई सबको चाहता है कि पैसा बचे, इनकम टैक्स हम नए तरीके से पे करें और हमारा बच जाए, कुछ तो रीजन होगा। अब इस रीजन को बाद में समझेंगे, पहले कितना बस बात समझ लो कि ये 2 तरीका है। आपके पास अथॉरिटी है कि अगर आपको 20 लाख इनकम है तो या तो आप 2 लाख रुपया पे करो, ठीक ना, या तो आप 4,12,500 रुपया पे करो। लेकिन आज भी लोग, मैंने पहले बताया कि अधिकतम लोग क्या करते हैं, 4 लाख पे करना चाहते हैं, 2 लाख पे नहीं करना चाहते हैं, यानी उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो गया है, सरकार को देने के लिए ज़्यादा है, तो बात में है ना।
अभी इसको लेकर चलते हैं, कारपोरेट को भी साथ में लेकर चलते। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कारपोरेट टैक्स पे आते हैं। ये हमारा हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमें सरकार अभी भी दो तरीके से करता है, ओल्ड तरीके से पे करो चाहे न्यू तरीके से। ओल्ड तरीके से जब आप पे करते हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, 20 लाख रुपया रख करके। न्यू तरीके से आपको कम पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन तब भी लोग, ये सवाल है कि तब भी लोग क्यों पुराने तरीके को अपनाते हैं, नए तरीके को क्यों नहीं अपना रहे, है ना। अब उस चीज़ को हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, 5 मिनट जब लास्ट में बचेगा तो उस चीज़ को मैं बाकायदे समझाऊंगा, जो आज भी लोग पुराना तरीका अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा तरीका या तो बहुत अभी बता दूँ, पहले इसको अभी क्लियर कर दूँ, बता दीजिए सर, है ना, मन में ज़्यादा डाउट होगा। देखो एक आता है, वही प्रॉब्लम है ना, उत्सुकता, क्यों सर आज भी लोग 4 लाख पे करना चाहता है। एक होता है बेटा मिनिमम, है ना, अल्टरनेट टैक्स, समझो, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, समझा। समझो एक घर में काम करने वाला एक क्या है, हस्बैंड है, एक उसी घर में उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, ठीक ना। और इस घर की इनकम कितनी थी, 20 लाख, है ना, बढ़िया चल रहा था लाइफ में। सरकार को इन्होंने 2 तरीके से टैक्स पे करने की छूट मिला था, एक नए तरीके से और एक पुराने तरीके से। क्लियर है, चाहे ये नए तरीके से पे करें चाहे पुराने तरीके से। मैं पुराने तरीके से बता रहा हूँ कि अगर ये पुराने तरीके से पे कर रहे थे, जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। कमाने वाला कौन था, पति, रेंट पे घर लिया हुआ था, बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा था, लाइफ मस्त चल रही थी। पति का क्या हो गया, डेथ हो गया। अब ऐसे कंडीशन में इसके घर की इनकम कितनी हो गई, 0। अब इसके घर का क्या होगा, रेंट वाला निकाल करके धक्के मार के बाहर कर देगा। अब इसकी वाइफ किससे गुहार लगाएगी, गवर्नमेंट से, कि सर मैंने आपको इतना टैक्स पे किया है, अब आपकी लाइबिलिटी बनती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालिए। तो सरकार सिंपल सी बात है, पीछे नहीं हटेगा। सरकार इसको, है ना, 1 BHK का क्या कर दिया, 1 BHK का एक रूम दिला दिया, बस्ती में जहाँ पे सरकारी आवास रहा होगा वहाँ पे दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, कहेगा कि भाई मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो सरकार कहेंगे ठीक है जाओ सरकारी स्कूल में। सरकार सरकारी स्कूल में एडमिशन कराता है, प्राइवेट स्कूल में नहीं कराता है। तो सरकार इसके बच्चे पे भी खर्च करेगा, इसकी स्टडी पे। अगर कहीं से बच्चे या इन दोनों से कोई बीमार पड़ा तो सरकार इसको क्या करेगा, सरकारी हॉस्पिटल में छूट दिला देगा। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी खर्चे तो आए ना, भले आपको लगता है 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन सरकार के खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार ने इनकी तीनों चीज, यानी रहने की व्यवस्था, इसकी पढ़ाई की व्यवस्था और इनके हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था सरकार ने ले लिया। इनफैक्ट इनके जो खर्चा है खाने पीने का, वो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो है उसके थ्रू इनको सब कुछ मिला। यानी कि इसके मरने के बाद सारी जिम्मेदारी किसकी बनी, गवर्नमेंट की बनी ना। तो सरकार क्या करता है कि देखो है, तुम मेरे को इनकम टैक्स पे कर रहे थे, मुझको लाइबिलिटी से क्या करो, दूर करो और खुद अपनी जिम्मेदारी उठाओ। कहेगा सर कैसे जिम्मेदारी उठाए, तो तुम क्या करो, आजकल आता है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करो। अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कर लोगे तो क्या होगा, कल तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे बच्चों का क्या कहेगा, सर मैं टैक्स भी पे करूं और मैं लाइफ इंश्योरेंस भी बनाऊं, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस कर लूँ, यानी हेल्थ में जो खर्चा होगा, हाउसिंग लोन ले लो, है ना, घर बनाने के लिए लोन ले लो और घर बना लो कि कल तुम्हारा मरने के बाद तुम्हारे बच्चों और बीवी को कोई भी घर से बाहर ना निकाल पाए। तो कहेगा सर मैं आपको टैक्स पे करूं कि ये करूं, अगर टैक्स पे करने में मेरी हालत खराब हो जा रही है, 2 लाख तो आपको दे दे रहा हूँ। तो सरकार कहता है इसके बदले में तुम्हें क्या करूंगा, जो तुम हाउस टैक्स लोन लोगे, तो लोन लोगे तो अपने लिए लोगे ना, उस पर जो टैक्स लगने वाला है वो टैक्स क्या करूंगा, तुम तो टैक्स दोगे, बैंक का लिए तो बैंक को तो टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि तुमने अगर मान लो 40 लाख या 50 लाख का जो भी तुमने टैक्स लिया है ना, तो जो मंथली EMI बनेगा, उस मंथली EMI पे जो टैक्स होगा वो टैक्स मैं तुमसे क्या करूंगा, अपने इनकम टैक्स में क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। तो कहेगा इनकम टैक्स तो बात की बात है, सीधा सीधा है सर, मान लीजिए 20 लाख रुपया है ना, 20 लाख रुपया है। अब इसने क्या किया, सरकार के करने पे इसने हाउसिंग लोन ले लिया। हाउसिंग लोन पे जो इनका जो टैक्स लगा है ना, जो EMI पे कर रहे हैं, उस EMI से साल भर का जो, अगर ये मानते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख रुपया हुआ, तो 2 लाख रुपया क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से
माइनस कर दिया गया। अब उनके इनकम में वो काउंट नहीं होगा। अब जो इसका टैक्स लगेगा वो कितने पे लगेगा बेटा ना? 18 लाख पे लगेगा। फिर कहा कि इसने क्या ले रखा है? इसने ले रखा है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पे इसका खर्चा आ रहा है कितना? 1 लाख रुपए इसका खर्चा आ रहा है। तो 1 लाख रुपए सरकार ये भी उसके इनकम में से क्या कर देगा? माइनस। ये तो मान लो हो गया इसका हाउसिंग लोन, ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस। तो अब टोटल कितना बचा बेटा? 17,000 रुपया, 17 लाख, ठीक है ना? 17 लाख बचा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? मान लो इनके मम्मी पापा जो बुजुर्ग है वो बीमार हो गए, उस पर क्या हो रहा है? जो सालाना जो खर्चा आ रहा है दवाई पे कितना आ रहा है? 50,000। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। इनफैक्ट अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी करवाए हैं तो भी लायबिलिटी हमारी बनती, क्योंकि वो इनकम टैक्स क्या है? पेयर है। तब सरकार क्या करेगा? कहेगा कितना खर्चा आ रहा है? अगर सर पूरा मतलब साल भर में मेरे मम्मी पिताजी और सबके परिवार में 50,000 का खर्चा आ रहा है। सरकार कहता है चलो ये 50,000 भी हमने तुमसे माइनस किया, तो कितना बचा? 16,50,000 है ना? 16,50,000। क्या सर और कुछ है? कहा हाँ सर एक लाइफ इंश्योरेंस कराए हैं। कितने का कराए हो? सॉरी लाइफ इंश्योरेंस कराए सर, हेल्थ इंश्योरेंस कराए हैं। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी बीमारी हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे लिए कुछ तो होना चाहिए। अगर ठीक है तो हेल्थ इंश्योरेंस में मान लो इसको 50,000 का छूट मिल जाए, 50,000 का ये भर रहा है, ठीक है? तो 50,000 रुपया भी सरकार इसमें माइनस करके कितना बचा? 16 लाख रुपया। इसकी इनकम कितनी थी बेटा? इसकी इनकम टोटल कितनी थी? 20 लाख। लेकिन अब इसके पास कितना बचा सब कुछ लेने के बाद? 16 लाख। सरकार कहेगा इसी 16 लाख में तुम मुझे क्या दो? इनकम टैक्स दो लगेगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप इनकम टैक्स पुराने तरीके से पे करोगे। नए तरीके में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंश्योरेंस कराए हो, लाइफ इंश्योरेंस कराए हो, क्या आपने हाउसिंग लोन लिए हो, चाहे आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया या आपके मम्मी पापा बीमार पड़ रहे हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम नए तरीके से इनकम टैक्स पे करते हो तो 20 लाख का भैया 20 लाख रुपए का आप इनकम टैक्स हमको पे कर दो। लेकिन आज भी अगर तुम पुराने तरीके से टैक्स पे कर रहे हो, है ना, उसमें आपको ये सारी छूट आपको दी जाएगी। और ये आपके नेट इनकम में से जो आपकी सैलरी है या जो आपका नेट इनकम है उसमें से मैं माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी पर मैं इनकम टैक्स लूंगा। अब बताओ नया तरीका अच्छा है कि पुराना तरीका अच्छा है? अब थोड़ा बताओ दोनों में अंतर कितना आया? एक में आया था 4,12,500 रुपया पुराने वाले में, तो तुम्हें लगा कि 4,12,500 रुपया पड़ा। पुराने वाले नए वाले में क्या लगा? 2 लाख रुपया। अब डिफरेंस देख लो, 4 लाख का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? 4 लाख का डिफरेंस आया ना। और वहां पे तुम क्या देख रहे थे? 2 लाख का डिफरेंस। अगर जोड़ भी दे 4 लाख ये, है ना, तब भी 2 लाख का डिफरेंस आया कि नहीं आया? प्लस एक बात समझना, 2 लाख के डिफरेंस के साथ आपकी फैमिली का लाइफ सिक्योर हो गया भाई। आपके मरने के बाद भी आपके परिवार की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। किसी सरकार के दरवाजे पे माथा पटकने की जरूरत नहीं है। ये सरकार आपको फैसिलिटी देता है किस पे? पुराने। आप समझ में आया पुराना लोन पॉलिसी क्यों लोग अप्लाई करते हैं? जिसको मन है पैसा बचाना है भाई, जिनको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है कुछ नहीं करना है, आजकल के जैसे हम लोग युवा हैं, अरे देखा जाए ठीक है जैसे मर्जी करते करो। तुम्हारा सरकार ने दोनों स्कीम आपके पास रखा है। सरकार ये स्कीम रखती है किसके लिए? ये पुराने जो पुरानी इनकम टैक्स स्लैब है उसके तरीके से पे करोगे तो तुमको ये चीज़ मिलेगा। लेकिन अगर आप नए तरीके से पे करते हो तो आपको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपके पति मरे, चाहे आपकी बीवी मरे, चाहे आपका बच्चा मरे, कुछ भी होगा, सरकार आपसे 20 लाख पे, अगर आपकी इनकम 20 लाख है तो 20 लाख पे हम टैक्स लेंगे। ठीक है, अगर कुछ ऐसी हादसा हो गया उस कंडीशन में सरकार क्या करेगा? एक सरकारी आवास आपको अलॉट कर देगा, विधवा पेंशन लगा देगा, बच्चों के लिए क्या करेगा? सरकारी स्कूल में दाखिला करा देगा, हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में फीस माफ करा देगा। बस इतना ही कर सकता है सरकार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। तो आप वो सुविधा लेना चाहोगे कि ये सुविधा लेना चाहोगे? इसमें आपका अपना घर है ना, आपके मरने के बाद एक अच्छी पूरी पैसा बढ़िया मिलेगा, जीवन यापन लाइफ स्टाइल के लिए अच्छा पैसा मिलेगा, है ना। किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसके लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस है ना। आपके मम्मी पापा कोई बीमार हुए तो उसमें आपको उस दवा का भी छूट मिल रहा है। तो ये तरीका कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट होता है। भले आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड तरीके से ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके डेली लाइफ में, जीवन में आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई कैजुअलिटी पड़ेगी उस कैजुअलिटी में सबसे ज़्यादा काम कौन आने वाला है?
ये तरीका। और इसमें आप डिफरेंस देख रहे थे कि वहाँ पे 2,12,500 का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन 4 लाख रुपया तो यहाँ सरकार ने आपको पे कर दिया ना, छोड़ दिया। 4 लाख का मत दो मुझे 16 लाख का दो। फायदा आपको है कि नहीं है? अब 16 लाख का कितना होगा बेटा बता दो। अब 16 लाख का निकाल दो, कितना पे करना पड़ेगा? 16 लाख का, देखो भी बताएंगे 16 लाख है ना। तो 16 लाख का अब पुराने तरीके से पे करोगे तो कैसा होगा? 0 से लेकर के 2.5 लाख तक कितना देना पड़ेगा आपको? 0%, यानी कि 0 रुपया। फिर हम देखते हैं 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक कितना दोगे? 5%, कितना हुआ बेटा? 12,500। फिर आपने 5 लाख से कितना दिया? 10 लाख तक कितना? 20%। तो फिर आपने कितना पे किया इससे? कितना? 1 लाख। अब बचा कितना रुपया बेटा? अब 10 लाख के ऊपर स्लैब 30% का है, अब कितना बचा है? 6 लाख। ये जो नेक्स्ट 6 लाख रुपया है, इस पे आप कितना पे करोगे? 30% से, यानी कि 1,80,000। अब जोड़ दो इसको, अब कितना बचा? अब जोड़ो, कितना हुआ? 1 लाख, 2 लाख है ना, और 80 और 12 92, 2,92,500 रुपया ही तो पे करना पड़ा। इसीलिए लोग क्या करते हैं? पुराने तरीके से पे करना। अब अंतर आ गया। और बाकी कितनी फैसिलिटी मिल गई आपको? बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल गई। इसलिए सरकार नहीं, पब्लिक क्या करती है? पुराने तरीके से इनकम टैक्स पे करने का वो रखता है, जिससे कि हमको बहुत सारी चीज़ें छूट। और नॉर्मल देखो, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, देखो जमीन खरीदा हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो वो सब क्या होता है? इनकम टैक्स में उनको छूट मिल जाती है कि नहीं मिलती है? और उनके लिए ओल्ड सही है कि न्यू सही है? ओल्ड सही है। तो ये तरीका था आपका इनकम टैक्स का। अब चलता है कॉर्पोरेट टैक्स पे। नोट कर लो बेटा। अब समझ में आ गया इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? अब कोई डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करेगा। जब मैं भी इंटर में पढ़ता तो यही समझता कि डायरेक्ट जो 20% है उससे 20% निकाल करके इनकम टैक्स पे होगा। नहीं, सरकार ऐसा नहीं करेगी। डायरेक्ट आप पूरे पैसे का इनकम टैक्स नहीं देंगे। उस हिसाब से अगर 1 लाख, मान लो 10 लाख रुपये आपकी इनकम है ना, पुराने तरीके से देखा जाए 10 नहीं, अगर मान लेते 20 लाख है, तो 20 लाख का कितना ले लेगा? 20, और उसका 30% निकालो। 20 लाख का 30% कितना होगा? 6 लाख रुपये को सरकार ही लेके रख लेगी। ऐसा नहीं, सरकार 6 लाख रुपया नहीं लेगी। सरकार कितना लेगी? नॉर्मली 4,12,500 रुपया। अगर आपने इंश्योरेंस करा करके रखा है और उस तरीके से कर करके आपकी इनकम 16 लाख हो गई, तो आपसे सरकार से 2,92,500 रुपये लेगी। बात करो। और ये इसलिए तरीका है क्योंकि हर कोई लेकर के रखा है। सबको देखो LIC कराए हुए हैं, सबको देखो हाउसिंग लोन लेकर रखे हैं, कोई लैंड है ना, लैंड के लिए, जमीन के लिए अपना पैसा लोन लेकर के रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोन में दबे हुए हैं, तो ये हमको फैसिलिटी मिलेगी। अब आते हैं बेटा कॉर्पोरेट टैक्स पर। अब नॉर्मल ये सब चीजें क्या है, बस लोग लिखवा देते हैं बेटा, लिखो इनकम टैक्स क्या होता है, ऐसे 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 होता है। ये स्लैब हो गया, स्लैब में कैसे निकालते हैं किसी को मतलब नहीं है, उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी में कोई नहीं करता। कॉर्पोरेट टैक्स में देखो बेटा, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट जगत में 2 तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती है हमारी डोमेस्टिक, एक तो हमारा घरेलू कंपनी, और दूसरा क्या होगा? फॉरेन कंपनी। सही है ना? सरकार ने 2 तरीके का इसमें लगाया है। सरकार ने क्या टैक्स का सिस्टम लगाया है कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी होगी, जो हमारे देश की कंपनी होगी, उसके फ्लैट पे है ना, हम 30% का क्या करेंगे? टैक्स चार्ज करेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है, उसके फ्लैट पे है ना, हम 40% का टैक्स चार्ज करेंगे। तो सर ये फ्लैट क्या है? फ्लैट नहीं, फ्लैट का मतलब होता है बेटा टोटल प्रॉफिट। फ्लैट का मतलब टोटल प्रॉफिट, यानी कि अगर किसी कंपनी का, अगर अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई स्लैब लैब नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अगर किसी कंपनी का 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ की कमाई है, प्रॉफिट है, तो वो कितना टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को? कितना करेगा? 30
लाख उठा करके गवर्नमेंट को पे कर देगा, 70 लाख रुपया प्रॉफिट अपने पास रखेगा। इसमें कोई स्लैब व्लैब नहीं है कि जीरो से लेकर के बनाने तक, जीरो से लेकर बेकाने तक, जीरो से लेकर के ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, सिंपल सी बात, प्रॉफिट में डायरेक्ट 30% निकाल करके बात खत्म। अगर कोई फॉरेनर कंपनी है जिसने 100 करोड़ की प्रॉफिट कमाया है, डायरेक्ट आप क्या करोगे, 40% उससे निकालोगे। 40% कितना हो गया, 40 लाख। 40 लाख को क्या करेगा, इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा, बाकी 60 लाख प्रॉफिट अपने पास रखेगा। प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो ना, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा, यानी प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, क्या उसने लगाया है, क्या उसने पाया है, दोनों के बीच में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट पे लॉस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई कंपनी घाटे में है तो इनकम टैक्स पे नहीं करेगी, तो कहाँ से पे करेगी, प्रॉफिट है ही नहीं। और हमेशा जो कॉर्पोरेट जगह में जो इनकम टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे होता है। हमारे में भी देखो इनकम टैक्स कैसे लगता है, जब हम 12 लाख के ऊपर जाते हैं उसके नीचे हमारा कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर हम 8 लाख रुपया कमा रहे हैं सालाना, कोई इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे। समझ रहे हो ना, इस बात को आपको समझना होगा। तो डोमेस्टिक पे कितना लगेगा, 30% है ना, फॉरेन कंपनी है तो उस पर 40%। कोई दिक्कत, अब इसमें बात ये आती है कि सर सारी कंपनियां बड़ी कंपनी तो होती नहीं है, तो हमारे लिए भी कुछ करिए। आपको लगता है कि सभी कंपनियां बड़ी होंगी, तो नहीं। तो सरकार ने एक नया तरीका निकाला, कहा कि जिन कंपनियों का टर्नओवर, सरकार के हिसाब से स्मॉल कंपनी कौन है, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से क्या है, नीचे है। जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है, किसका, डोमेस्टिक की बात हो रही है, डोमेस्टिक से मैंने निकाला है। जिन डोमेस्टिक कंपनियों का जो टर्नओवर है वो 4 करोड़ से नीचे, 400 करोड़ से नीचे होगा, और उनको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, तो उनको सर टैक्स पे करना पड़ेगा कितना, 25%। यानी सरकार के आपके बारे में मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा कि 5% का आपको क्या करूँ, छूट दे दूँ। तो सरकार ने क्या किया है, 5% का उनको छूट दे दिया, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है। लेकिन जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है वो क्या करेगा, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है वो 30% पे करेगा। लेकिन क्योंकि कोई फॉरेन कंपनी है जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से है, तो उसके लिए सरकार ने कोई स्कीम नहीं निकाला है। सरकार तब भी तुमको 40% पे करना बात है। अच्छा, किस पे लगेगा, तो 25% किस पे लगेगा, प्रॉफिट पे ही लगेगा। ये मत सोचना कि 400 करोड़ टर्नओवर है तो 400 करोड़ पे लगा देंगे, वो टर्नओवर है, प्रॉफिट है। ये जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगता है, प्रॉफिट पे ही लगता है। प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे ही क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। सरकार ने एक और नई स्कीम निकाली आफ्टर, है ना। अच्छा, भारत सरकार को ये लगा कि अगर कुछ छूट दे उनको, जो भारत की डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, जो क्या कर रही है, उस सामान को बना रही है, जैसे टीवी बना रही है ना, पंखा बना रही है, कूलर बना रही है, एसी बना रही है, गाड़ी बना रही है, तो उसको कुछ ना कुछ छूट दिया जाए। क्यों, इस छूट देने से क्या फायदा होगा, उनका मनोबल हमारे देश में बढ़ेगा। और जब आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आपको अपने लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छूट आपको देना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में क्या कहा गया, जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है ना, मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के लिए सरकार ने क्या स्कीम निकाला, आफ्टर 1 अक्टूबर 1919, 2019, ये मेरा हमेशा 2000 उसमें गड़बड़ होता है, मैं उस समय 2019 में, है ना, 2016 का ही तो हमारा ठीक है, तो 1961 का तो हमारा वही, तो 2019 है ना, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 पर जो भी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है वो कितना टैक्स पे करेगी, वो टैक्स पे करेगी हमारा 15%। तो सवाल ये आया कि जो पुरानी कंपनियां थी, नहीं सर हम तो बेवकूफ बन गए, आखिर हम इतना साल से देश की सेवा कर रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ स्कीम है कि हम वही 30% पे करते रहे, और 400 करोड़ से नीचे रहेगा तो हम क्या पे करें, हम पे करें 25%। तो कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए भी स्कीम है, जो उससे पहले के हैं, बिफोर
1 अक्टूबर 2019। जो कंपनियां क्या है 1 अक्टूबर 2019 से पहले हैं, आप पे करिएगा मात्र 22%। 8% का छूट है कि नहीं? यानी कि आप चाहे, अच्छा उसमें इसमें भी एक नियम, इसमें भी आपके पास तरीका वही है, या तो आप 15% पे करो, या तो आप क्या करो 30% पे करो, और अगर 400 करोड़ से नीचे हो तो 25% पे करो, ठीक है ना। बिफोर वाले को भी क्या ऑप्शन दिया गया है? बिफोर वाले को भी ऑप्शन दिया है, या तो आप 22% पे करो, या तो आप 30% पे करो। अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है, 400 करोड़ से नीचे है तो 25% पे करो, तुम्हारा ऑप्शन है। बट ये मैंने आपको नया स्कीम दे दिया है। लेकिन अभी भी मैंने कहा, अभी भी कंपनी क्या करती है, ये भी कंपनी क्या कर रही है, पुराने स्कीम को फॉलो कर रही है। सरकार जब भी नया स्कीम लाती है तो आपको लगता है कि आपके फायदे के लिए किया गया, लेकिन सरकार उसमें कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कभी, कोई भी देखो कोई बनिया समाज का हो तो उसे पता है कि प्रॉफिट कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर छूट दे रहे हैं तब भी हमको उसको प्रॉफिट निकालना है। तो सरकार भी आपको 25% से 15% कर दे रही है ना, 30% से 22% कर देगी, तो सरकार क्या करेगी, आपकी सुविधाओं को छीन लेगी। यानी अगर आप इस तरह से पे करोगे तो आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, इसमें आपको कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी सरकार के द्वारा। आपको डायरेक्ट पे करो, अपना पे करो, काम करो, तुम्हारी कंपनी कल बंद हो गई, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें सरकार आपकी कंपनी जब वो बुरे कंडीशन में आएगी तो सरकार आपकी मदद उसमें करेगी। तो ये ओल्ड पॉलिसी के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, यानी आपके पास स्कीम है कि 15% पे करके 10% बचा लो, या आप तरीका है कि आप पुराने तरीके से स्कीम से पे करो। 25% उस कंडीशन में पे करेंगे जब हम 400 करोड़ टर्नओवर से हम क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे, और अगर उसके ऊपर है तो 30% पे करेंगे। पुरानी कंपनियों के लिए भी कहा कि अगर तुमको चाहिए तो तुम 22% पे कर दो नए तरीके से, बट कोई सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो पुराना स्कीम तो आपका स्कूल लग गया 30% और 25% होगा, जो मर्जी होता है। तो ये तरीका था मैन्युफैक्चर्ड कंपनी, ये कारपोरेट तरीका, नोट कर लो। आगे बढ़े। अब आ जाओ बेटा सेस और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज, अधिभार और उपभार। आगे बढ़े, हो गया बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स में कोई दिक्कत नहीं, डोमेस्टिक में आपको 30% पे करना है, फॉरेन कंपनी अगर आप हैं तो आपको 40% आपके प्रॉफिट पे पे करना है। अगर आप इंडिया की स्मॉल कंपनी है यानी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है तो आपको 25% पे करना है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है तो आपके लिए एक स्कीम है 1 अक्टूबर 2019 से कि आप 15% ही पे करें, लेकिन आप ध्यान रखें कि बाद में सरकार से आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो पुरानी कंपनियां हैं तो आपको 22% पे करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई भी स्कीम का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको स्कीम का फायदा लेना है तो फिर आप चले जाइए पुरानी पॉलिसी में। पुरानी पॉलिसी में 400 टर्नओवर से नीचे हो तो 25%, 400 टर्नओवर से ऊपर हो तो 30%। इतनी सारी बात थी कारपोरेट के लिए। और कैसे निकालना है? डायरेक्ट निकालना है, जितना परसेंट दिया है डायरेक्ट प्रॉफिट में उतना परसेंट है ना। अगर जब मान लो 400 करोड़ है तो 400 करोड़ गुणे 25/100 आप काट पीट लेना, जो आंसर आएगा वही उसका इनकम टैक्स होगा, कारपोरेट इनकम टैक्स होगा। क्लियर हो गया? हाँ क्वेश्चन है, इनकम जो है इनकम टैक्स है वो कभी तो अभी लोग जिसके पास कमाई है, सैलरी है, हाँ जिसके पास जो कमा रहा है वही इनकम टैक्स देगा। हाँ डायरेक्ट ही तो देते हैं, किसको देते हैं? सरकार को ही तो देते हैं, और किसी को देते हैं? जो सरकार एक फिर समझो, जो आपने सामान खरीदा वो इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया, वो जीएसटी में पढ़ेंगे। गुड्स एंड सर्विस में जो हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं उसमें एक मीडिएटर है हमारे बीच में, दुकानदार मीडिएटर है, और दुकानदार हमारा पैसा भरता है। यानी कि हमने सरकार को टैक्स दिया सामान खरीदते समय, वो इनकम टैक्स नहीं हुआ, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ। उस पर पहले वैट देते थे, जीएसटी से पहले वैल्यू एडेड टैक्स पढ़े होगे। वैट को खत्म करने के लिए, कई सारे टैक्सेस को खत्म करने के लिए, क्योंकि हर स्टेट में वैट अलग अलग हुआ करते थे। अभी जीएसटी में आएगा, समझेंगे अभी परेशान मत हो, जीएसटी में वो आएगा। लेकिन इस बात को समझना, सामान खरीदते समय जो टैक्स देते हैं वो इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स जो हमारी इनकम है उस पर देते हैं। अब ऐसा थोड़ा कि जाके किराना स्टोर से सामान लिए और 5,000 का तो तुम लगा दोगे इनकम टैक्स वाले, सर 5,000 का सामान आज अपने घर में खाने के लिए, वो तो खाना ही पड़ेगा भाई, खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे।
तो ऐसे उस हिसाब से तो कंपनी भी कहेगी, कंपनी की कमाई हुई तो कंपनी कहेगा सर मैं अपने एम्प्लॉय के यहाँ इतना चावल भिजवाया उतना गेहूँ नहीं, उसमें आप पढ़ोगे आपका होता है बेटा इनपुट टैक्स। उसमें आप देखोगे क्या होता है कि अगर आपने कोई कंपनी खोला और कंपनी के नाम से गाड़ी लोगे तो आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन किस कंडीशन में, अगर आपका बिजनेस में गाड़ी का महत्व होगा तब। अब जैसे मान लो ये मेरा कोचिंग सेंटर होता और मेरा कोचिंग सेंटर इनकम टैक्स पे कर रहा होता, समझना, जीएसटी पे कर रहा होता, तो उसका इनकम टैक्स में पेयर होता, तो उस कंडीशन में मैं ये क्या होगा कि मैं लेता कि ये एलईडी मैं खरीद रहा हूँ, तो ये एलईडी पे जो टैक्स लगता वो टैक्स को क्या करा लेता, मैं माफ करा लेता। क्यों? क्योंकि सर मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, उससे पैसा कमा रहा हूँ, तभी तो आपको इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। इसका मतलब आपको छूट चाहिए, तो सरकार कहेगा हाँ यार ये नहीं रहेगा तो इसकी सर्विस अच्छे से नहीं है। अब मैं जाकर के चावल दाल बिस्कुट बर्गर खा रहा हूँ और ये कहूँगा सर मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, अगर मैं जिंदा नहीं रहूँगा तो सर पढ़ाऊँगा कैसे? तो सरकार कहेगा नमस्ते भैया आप जाइए, मर जाइए, देख लेंगे आपकी किडनी उल्टी देख लेंगे, काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, जो आपके लिए जेन्युइन है उसी बात। आगे बढ़े, सेस एंड सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज। सेस मतलब होता है बेटा अधिभार और सरचार्ज मतलब होता है आपका उपभार। देखो अब समझते हैं उपभार क्या होता है और सेस क्या होता है। ये एक स्पेसिफिक टैक्स होता है, स्पेशल टैक्स, इस पे अभी हम लोग आएंगे। पहले हम सरचार्ज को समझेंगे, सरचार्ज होता क्या है। भारत सरकार ये कहती है कि जो कारपोरेट वाले हैं वो क्या करते हैं, कारपोरेट इनकम टैक्स पे करते हैं 30%, फॉरेन वाले 40%, समझ रहे हो ना। आप तो हमें पे करते हो, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, आपको एक सरचार्ज भी देना होगा, आपको एक सरचार्ज देना होगा। अब सरचार्ज का मतलब क्या है, यानी टैक्स के बाद भी आपको टैक्स देना, यानी कि आपने 100 करोड़ का इनकम कमाया और अगर आप डोमेस्टिक हैं तो 30% आपने क्या कर दिया, इनकम टैक्स में पे कर दिया, जिसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहेंगे। यानी कि 100 करोड़ में हमने क्या किया है, 30%, यानी 30 लाख रुपया मैंने सरकार को पे कर दिया है। अब सरकार क्या कहती है कि भाई आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। कहेगा सर क्यों सरचार्ज देना पड़ेगा? कहते तुमको जो तुम सरचार्ज दे रहे हो उस सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, इस एक्स्ट्रा टैक्स से मैं क्या करूंगा, वेलफेयर करूंगा, है ना, समाज सेवा करूंगा। किसके लिए? गरीबों के। बहुत करती है ना सरकार, बहुत ज्यादा करती है। आपको लगे कितना इनकम हो सकता है, बहुत ज्यादा इनकम होती है इस सरकार को, बहुत ज्यादा इनकम होती है। तो सरकार क्या करती है कारपोरेट वालों को कि आप, ये स्पेशली कारपोरेट वालों के लिए है ना, ये है कारपोरेट के लिए, ये कारपोरेट वालों कि अगर आपको इनकम टैक्स तो पे करोगे, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज। वो मैं आपसे इसलिए ले रहा हूं कि हमारे देश में गरीबी बहुत है, तो गरीबों के वेलफेयर के लिए मैं वो टैक्स आपसे लेता हूं। और उस टैक्स का जो रेशियो होगा, वो रेशियो ने भी सरकार ने बताया है, वो रेशियो लिख लो बेटा। वो रेशियो है, अगर आपका जो प्रॉफिट है ना, वो 50 लाख से 1 करोड़ है, सॉरी 50 लाख से 1 करोड़ है, तो आप 10% क्या करोगे, सरचार्ज दोगे। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो आप दोगे 15%, और अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो आप दोगे हमें 25%। आपको अगर सरकार तो पूरा लूट लेगी, आपको लग रहा है कि सरकार आप क्या करेगी, पूरा लूट लेगी। अब इस बात को आपको ध्यान देना है कि ये जो सरचार्ज लगता है ये किस पे लगता है, ये लगता है इनकम टैक्स। आप अगर इनकम टैक्स 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में भरते हो तो आपको 10% देना है। अब किसका देना है, इनकम टैक्स का ही 10% देना है। अगर उस हिसाब से देखोगे, अगर मैं 25% ले लूँ तो 30% तो पहले हो गया, अब 25% ये टोटल तो 55% हो गया। तो नहीं, मैंने कहा आपके कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, सरकार ने अलग तरीके से बनाया है कि अगर जब आप इनकम कैलकुलेट ने अपना 30% पे किया, 30% का जो रेशियो है इनकम टैक्स का रेशियो अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आप क्या पे करोगे, आप सरचार्ज दोगे 10%। अब किसका, उस इनकम टैक्स का दोगे 10%। ये नहीं कि आपकी वैल्यू जो आई है 100 करोड़, 100 करोड़ को नहीं देना, 100 करोड़ में 30% आपने क्या दिया है,
टैक्स दिया है, मतलब आपने कितना दिया है, 30 करोड़ दिया है, और 30 करोड़ के हिसाब से आप किस पर कैटेगरी में आओगे, 25%। तो वो 25% 100 करोड़ पे नहीं लगेगा, वो 30 करोड़ पे लगेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये इनकम टैक्स के ऊपर है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यानी कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो इनकम टैक्स पे आप 10% जितना आपने इनकम टैक्स पे किया होगा उसका 10% आप निकालोगे। अगर आपने इनकम टैक्स जो पे किया है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तो आप 15% दोगे, और अगर आपने इनकम टैक्स पे किया है 2 करोड़ से ऊपर, तो आप 25% दोगे। एज एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर आपकी इनकम कॉर्पोरेट की जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ है, तो पहले वो क्या देगा, कॉर्पोरेट टैक्स देगा 30%, यानी कि 30 करोड़ है ना, सॉरी 100 करोड़ तो कितना हो जाएगा आपका 30 करोड़। अब 30 करोड़ किस क्राइटेरिया में आ रहा है बेटा, 2 करोड़ से एक वाले में, तो वो जो 30 है ना, जो आपका 30 करोड़ है, 30 करोड़ का 25% वो पे करेगा, किसमें, एज ए सरचार्ज पे करेगा। कोई दिक्कत, यानी कि इनकम टैक्स अभी निकाल के भी दे दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी समझो बस इस बात को, अभी निकाल भी दे रहा हूँ, इसके बाद वही काम ही करूँगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है, अभी समझ लो। अब देखते हैं बेटा पूरा अभी इनकम टैक्स निकाल करके अधिचार्ज भी एंड में क्या पे करता है वो भी दे दे रहा हूँ। एक अब इसको समझ लो सेस क्या होता है। सेस हमारा, अब ऐसा लग रहा है सेस का सर्कुलर फॉर्म क्या होता है, सेस सेस है कंप्लीट करना है आपको। ये स्पेसिफिक टैक्स, ये क्या है हमारा स्पेसिफिक टैक्स, यानी कि सरकार कहती है कि हमको क्या चाहिए, एजुकेशन सेस चाहिए। एजुकेशन सेस क्यों चाहिए, हम चाहते हैं हमारे देश की जो एजुकेशन व्यवस्था क्या है, खराब है, अगर उस पर आप कुछ टैक्स आप दे दें तो आप कॉर्पोरेट वाले, तो आपको क्या फायदा होगा, हम उस पैसे से अपने देश की एजुकेशन व्यवस्था को क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। हेल्थ सेस लेती है भारत, क्योंकि हमारे देश की जो है ना स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्या है, खराब है। अगर आप लोग कुछ परसेंट आप हमको दे दोगे तो उससे हम अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। सरकार कहती है हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, तो उस पर लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लेगी। इस तरीके से कई सारे सेस हैं, ठीक है ना। अब सरकार स्पेशली जो लेती है, सबसे लेती है, वो लेती है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, ये सबसे लेती है, और कितना लेती है, 4%। यानी अब सबको अलाउ, जितने भी इनकम टैक्स पेयर हैं वो भारत सरकार को, चाहे वो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं चाहे वो कॉर्पोरेट को, मैटर नहीं करता है। सरचार्ज किसको लग रहा था, कॉर्पोरेट को लग रहा था, लेकिन जो ये सेस है वो किसको लगेगा, इनकम टैक्स पेयर को भी लगेगा, और इनकम टैक्स पेयर जो भी है, चाहे वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर हो या वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पेयर हो, सब पे ये सेस लगेगा। अब वो सेस लगेगा कैसे, तो वो सेस ऐसे लगेगा कि जो आपने इनकम टैक्स पे किया है, जो हमने इनकम टैक्स पे किया है, मान लो मैंने इनकम टैक्स कितना पे किया है, मान लो मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ, मैं 30,000 इनकम टैक्स पे किया, मेरी जो भी इनकम रही होगी उस इनकम से मैंने इनकम टैक्स निकाला, तो मैंने 30,000 सरकार को इनकम टैक्स पे किया। उस इनकम टैक्स पे 4% मैं क्या दूंगा, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस सरकार को दूंगा इनकम टैक्स पे। कॉर्पोरेट कैसे देगा, तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे नहीं देगा, कॉर्पोरेट पहले इनकम टैक्स देगा, इनकम टैक्स पे क्या देगा, 25% सरचार्ज देगा, सरचार्ज देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 4% वो क्या देगा, इसके बाद वो 4% देगा सेस। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अभी समझा देता हूँ, बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ, नोट कर लो इसको, तो फिर आगे बढ़े। सेस कौन देगा, इनकम टैक्स पेयर, चाहे कोई भी है, इंडिविजुअल हो कॉर्पोरेट हो। सरचार्ज कौन देगा, कॉर्पोरेट वाले देंगे। कॉर्पोरेट वाले कैसे देंगे, अगर वो इनकम टैक्स पेयर है, सिंपल से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पेयर होंगे, इनकम टैक्स जो वो दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा किस क्राइटेरिया में आ रहा है। उसकी जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़, तो आप 10% ही दोगे। अगर आपने इनकम टैक्स पे किया 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो आप 15% दोगे, लेकिन आपने 2 करोड़ से ऊपर दिया है तो आपको 25% आपको पे करना पड़ेगा। आगे बढ़े,
चलो समझते हैं, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। अच्छा, ये तो 4% है, ठीक है ना, ये मैंने बताया 4% तो कंपलसरी है ना, इसके लिए इंडिविजुअल के लिए, इनके लिए अलग से है, उनका बनवा दूंगा कि इनको किस तरीके से सेस भी पे करने के लिए अलग तरीका है ना। सेस ऐसा नहीं है, सेस के लिए भी का सेस के लिए लिख लो, फिर आगे समझते हैं। कॉर्पोरेट वाले को सेस कैसे देना है, कॉर्पोरेट को सेस कैसे देना है, तो एक हमारा हो जाएगा डोमेस्टिक और एक क्या हो जाएगा फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी है और एक हमारी फॉरेन कंपनी है, ये सेस कैसे पे करेगी, सेस के लिए बना रहे हैं। इंडिविजुअल को तो 4% बोल दिया गया, इनके लिए जो सेस का फॉर्मूला है, अगर आप 1 से 10 करोड़ के बीच में हैं, 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो आप देंगे 5%, है ना, सॉरी 7%, 7%। और यहाँ पे फॉरेन वाले कितना देंगे, यहाँ से फॉरेन वाले देंगे आपको 5%। और अगर आप 10 करोड़ से ऊपर है ना, 10 करोड़ से ऊपर है, तब आप देंगे 12%, यहाँ देंगे ये 5%, यहाँ देंगे ये 2%। तो सर फॉरेन कंपनी वाले को क्यों इतना कम कर दे रहा है ना, 7 और 12, 7 और 12, ये डोमेस्टिक हो गया, तो डोमेस्टिक एक ही तरफ का है ना, इसको ये कर लो, इसको बनाने से पहले 10 और 12 कर दिया ना, पुराने दुराने, ये हो गया हमारा डोमेस्टिक। भाई डोमेस्टिक है नहीं, डोमेस्टिक ऊपर बना दिया ना 1 करोड़ और ये 10 करोड़, और यहाँ ये हो गया हमारा फॉरेन, फॉरेन यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो डोमेस्टिक कंपनियां कितना सेस देगी, 7%। अगर 10 करोड़ से एबव है तो कितना देगी, 12%। फॉरेन कंपनी सेस कितना देगी, 2%। अगर वो 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो 2%, अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 5%। क्योंकि सर से वो तो फॉरेन कंपनी वालों को सेस में क्यों छूट दी गई है, तो भाई फॉरेन वाले उसके सामने थोड़े आप ज़्यादा बोलोगे कि हमारे यहाँ के हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, तभी आप ले रहे हो, और ऑलरेडी उससे आपने 40% ले रखा है। आपने डोमेस्टिक और फॉरेन में 10% का ऑलरेडी डिफरेंस रखा है कि फ्लैट में हम 40% ले रहे थे और अब कितना ले रहे हैं डोमेस्टिक वाले से 30%। तो आपके देश की हेल्थ व्यवस्था खराब है ना, आपके देश की एजुकेशन व्यवस्था आप देखिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, मैं यहाँ प्रॉफिट कमाने आया हूँ कि दान करने आया हूँ, तभी सरकार कुछ ना कुछ सरचार्ज कर लेती है, मेरे यहाँ कर रहा है तो मेरे यहाँ थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, तो सरकार इस पर लेती है। अब समझते हैं कि सेस और सरचार्ज कैसे लेती है सरकार, आगे बढ़े। जल्दी करो बेटा, फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखो कोई कारपोरेट है, कोई कंपनी, जितना मैंने बात की उसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझना 2 मिनट लगेगा। अगर कोई कंपनी है जिसकी नेट प्रॉफिट कितना है, कितना है बेटा, 100 करोड़, तो 100 करोड़ है तो ये इनकम टैक्स कितना पे करेगा, जिसको आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे करते हो। तो ये पहले कहोगे सर कैसे पता है, पहले कंफर्म तो करिए कि डोमेस्टिक है कि क्या है। तो मैंने कहा कि ये हमारी कौन सी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है। तो सर डोमेस्टिक कंपनी में तो 30% लगता है, तो 100 करोड़ का 30% कितना होगा, 100 करोड़ का 30% कितना होगा, 30 करोड़, है ना। कि सर 30 करोड़ तो हमने क्या पे कर दिया है, इनकम टैक्स। फिर हमने कहा कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और उसमें मैंने रेशियो दिया था कि 1 करोड़ से लेकर 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, और 2 करोड़ से ऊपर है तो आप इनकम टैक्स हम 2 करोड़ से ऊपर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा कितना, वो तो यहाँ लिखे, लेकिन किस पे देंगे, इस पे देंगे कितना, 25%। अब इसका 25% निकालो, कितना होगा बेटा, 30 करोड़ का 25%, निकालो भाई कैलकुलेटर निकालो, निकालो
अरे 30 का 25% निकाल लो बस। 29 निकालो, तुम भी निकालो। 30 करोड़ लिख ले रहे हो ना 30 करोड़ की, नहीं लिख पा रहे हो? ये भी बड़ी समस्या है ना भाई, 30 करोड़ लिख पा रहे हो कि नहीं कैलकुलेटर में? ऐसा ना कि 3 लाख लिख देना। 30 करोड़ का 25% कितना होगा? अच्छा 30 करोड़ का 50% कितना होगा? तुमको मैथमेटिक्स समझ रहा हूँ, सोचो 15 करोड़ है। और 15 करोड़ का आधा कितना हो गया? क्या कर रहे थे अभी तक? क्या कर रहे थे? मैं 25% ही बोला था ना, बैठ के कैलकुलेटर दबा रहे हो तो 7.5 करोड़ हो गया ना। ऐसे मैथ करोगे? 30 करोड़ का 25% सरचार्ज लगा है तो कितना लगा है 30 करोड़ का? 30 करोड़ का आधा 15 करोड़, 15 करोड़ का आधा 7.5 करोड़। वही मैं देख रहा था कितना दिमाग लगा रहा है। ठीक है, जहाँ कैलकुलेटर की जरूरत तो वहाँ करो। यानी कि हमने 7.5 करोड़ रुपया क्या दे दिया है? सरचार्ज। यानी टोटल कितना हमने दे दिया है उसको जोड़ो। 30 करोड़ और 7 यानी कि 37.5 करोड़ रुपया हमने क्या दे दिया है? इनकम टैक्स और सरचार्ज। अब बचा है सेस, है ना? तो अब हम देंगे सेस। सेस मैंने क्या बताया था? सेस के लिए क्राइटेरिया क्या दिया था कि 1 से लेके 10 करोड़ तक रहेगा तो कितना देंगे हम? डोमेस्टिक है तो 7% और अगर उससे ज्यादा है तो 12%। अब सेस इस पे लगेगा, ये जो हमारा है इस पे लगाएंगे हम कितना? 12%। इसका 12% बेटा निकाल करके यहाँ रख देना और जोड़ देना। जो ये कैलकुलेशन आएगा यही ये कॉर्पोरेट पे करता है किसको? गवर्नमेंट को, है ना? यही गवर्नमेंट को पे करता है। समझ में आया? यानी कि नेट इनकम पे यानी नेट प्रॉफिट पे हम इनकम टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स पे हम क्या करते हैं? सरचार्ज पे करते हैं। और सरचार्ज और इनकम टैक्स को जब हम ऐड कर लेते हैं उस पे हम सेस पे करते हैं। और सब जब जोड़ लेते हैं तो ये बताते हैं कि कितना टोटल पैसा गवर्नमेंट को हमने इनकम टैक्स, सेस और कारपोरेट में पे किया। लेकिन आपको भी पता है कि हमने 30 करोड़ कितना किसमें पे किया है? इनकम टैक्स में। 7.5 करोड़ किसमें पे किया है? सरचार्ज में। और जो 37.5 है ना, 37.5 करोड़ का जो 12% आएगा उसको जो मैंने पे किया उसको सेस में पे किया। क्लियर है इतनी बात? अब आ जाते हैं इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल कैसे पे करता है? आगे बढ़े। इंडिविजुअल में हम लोगों ने लिया था किसको? 20 लाख वाले को। 20 लाख वाले ने कितना पे किया था बेटा? नॉर्मली नए तरीके से चलो या पुराने तरीके से? किस तरीके से चलना चाहो? पुराने तरीके से सर। पुराने तरीके से कितना आएगा बेटा? नए तरीके से चलते हैं। नए तरीके में अच्छा कैलकुलेशन है ना, न्यू तरीके से चलते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको इनकम टैक्स से मतलब है ना? इनकम टैक्स हमने कितना पे किया था नए तरीके से? 2 लाख रुपया, है ना? 2 लाख रुपया हमने पे कर दिया था। अब मैंने कहा कि आपने इनकम टैक्स 20 लाख में आपने कितना पे किया है? 2 लाख रुपया। अब इनको क्या सरचार्ज देना है? तो कहोगे नहीं सर ये कारपोरेट नहीं है तो सरचार्ज नहीं, इनको क्या देना है? सेस। तो सेस कितना देना है? तो इसी इनकम टैक्स पे एडिरेट 4%। इसका 4% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2 लाख का 4% कितना होगा? 2 लाख का 4% कितना होगा? 1 लाख का 4%? 1 लाख का 4%? 4 लाख। तो 2%, 2 लाख का 4%, सॉरी 2 लाख है ना? तो हाँ 8, चलो 1 लाख का 4%, 1 लाख का 4%, 4,000। तो 2 लाख का 4%, इसको बोलने दो, इसको बुलवा रहा हूँ, बोलने दो एक बार। 8,000। यानी कि 8,000 क्या करेंगे? हम सेस पे करेंगे, है ना? ये हमारा सेस है। यानी टोटल हम 2 लाख, है ना? 2,08,000 रुपया क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे। इनकम टैक्स के रूप में क्या करेंगे? 2 लाख रुपया और 8,000 रुपया सेस के रूप में पे करेंगे। सेस और सरचार्ज समझ में आ गया? और इन दोनों को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे भी टैक्स। ये दोनों हो जाते हैं सेस एंड सरचार्ज।
ये इसको बोलते हैं हम टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स, यानी टैक्स पे भी हमने टैक्स दिया। तो दिक्कत, आगे बढ़े, बढ़ा जाए। चलो अभी और भी है, क्या करें, नहीं होगा, लेट हो रहा है क्या, 5 मिनट और दे दो। अब समझो कि जो समझो 1970-80 के दशक की बात थोड़ा सा देख लेते हैं, समझना। बहुत ऐसी कंपनियां होंगी, सुनो शांत हो जाओ, 5 मिनट और दे दो, जल्दीबाजी नहीं। मेरा क्या, मैं तो चला जाऊंगा, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक दिन में कंप्लीट करना था, हमारा कहानी खत्म। मैं एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार होता होगा कि कंपनी कहती है यार हमको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, सही है ना। तो देखो जो इनकम टैक्स हमारे यहाँ चालू है वो किस एक्ट के द्वारा है, तो हमारा है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। 1961 में बना था हमारा इनकम टैक्स एक्ट, है ना। उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स कैसे हमको पे कर रहा है ये बात है इस एक्ट में। जैसे आरबीआई एक्ट, जैसे आरबीआई कैसे काम करेगा, आरबीआई एक्ट 1935 के हिसाब से था, वैसे ही ये एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1964। इस आधार के इनकम टैक्स कैसे कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे आपको क्या चार्जेस देनी है, कहाँ सेस देनी है, कितना % क्या देना है, सारी बातें इसमें लिखी हुई है। अब रिलायंस कंपनी, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझो, रिलायंस को ले लेता हूँ। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस कंपनी ने अपने सीए को बुलाया, कहा आओ एक काम करो, इसको पूरा एकदम बकायदे जितना भी ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 को पढ़ो और जितनी छूट हो सकती है, जहां जहां पे छूट है वो सारे छूट का इस्तेमाल करो हमारी कंपनी में, और ऐसा करो कि हमारा प्रॉफिट कितना हो जाए, 0 दिखना चाहिए। और जानते हो कि सीए कितना खतरनाक होते हैं, जो बोलोगे सो करने के लिए, क्योंकि भाई किसी की तो पढ़ाई करते हैं वो, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, क्यों इतना इनकी सैलरी हाई होती है, इनकी डिमांड क्यों इतनी हाई है, क्योंकि अब इनको दिया काम दिया कि एक काम करो, इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ डालो और जहां जहां सरकार छूट दी है हर छूट का इस्तेमाल मेरी कंपनी में दिखाओ। और एक काम करो, जब मैं कंपनी को दिखाओ तो लास्ट को गवर्नमेंट को क्या बोलूं, गवर्नमेंट साहब मेरी प्रॉफिट तो क्या है, 0 है। जब मेरा प्रॉफिट ही 0 है तो मैं आपको इनकम टैक्स क्यों दूं। अब सरकार का दिमाग खराब गया, सरकार करे तो करे क्या, सवाल है। और ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कई बार कंपनी अपने आप को ये दिखाई कि हमको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, है ना। तो अब सरकार आपस में बैठेगी, यार ऐसे अगर ये कंपनी की है तो कल सारी कंपनी करेगी, और कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन ये हो जाएगा कि पता चलेगा किसी भी कारपोरेट से हमको तो 1 रुपया टैक्स नहीं आएगा, सेस नहीं आएगा, सरचार्ज नहीं आएगा, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने लाया है एक, क्या लाया है, बुक प्रॉफिट टैक्स, है ना, बुक प्रॉफिट टैक्स। अब ये क्या होता है, कहा कि अगर कोई कंपनी, सिंपल सी बात है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, अगर सरकार जांच के लिए जाएगी, एक चार्टेड अकाउंट ने बनाया है तो गलती तो नहीं करेगा। अगर उसने अपने प्रॉफिट को 0 दिखा दिया है तो इसका मतलब है कि 100% उसका प्रॉफिट 0 है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, प्रॉफिट तो कमाया है, लेकिन उसने क्या किया है, नियम का इस्तेमाल किया। वकील लोग देखो ना, उसी नियम को कैसे ताल करते हैं कि आपने गोली चला दिया तो सेल्फ डिफेंस दिखा दिया, वो सेल्फ डिफेंस की बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी में ऑलरेडी है, तो आपने इस्तेमाल किया, इसने इस्तेमाल कर लिया। तो जब जांच बैठेगी तो जांच करेगी तो कहेगा सर उनके जो सीए ने बताया कि प्रॉफिट 0 है, तो अब आपको मानना पड़ेगा प्रॉफिट 0 है। तो फिर कैसे लोगे उनसे पैसा, कहा सर एक और लगाइए, एक और लगा दिया उन्होंने, बुक प्रॉफिट टैक्स। बुक प्रॉफिट टैक्स में क्या होता है कि रिलायंस कंपनी अपने एक्सपेंसेस दिखाएगी, है ना, यहाँ पे सर मैंने 30% एक्सपेंस किया, यहाँ पे हमने 20% एक्सपेंस किया, यहाँ पे मैंने 10% एक्सपेंस किया, यहाँ पे 5% एक्सपेंस किया, यहाँ पे 25% एक्सपेंस किया, कितना हुआ 20, 50 और 30, और मैंने यहाँ पे सर 10%, यानी कि सर 100% मेरा तो पूरा एक्सपेंस हो गया जितना मैंने कमाया, तो मेरी प्रॉफिट क्या हो गई 0। तो सरकार कहेगी ऐसा है, ऐसे पूरा इसको मुआयना करेगी, उस पूरे बुक लिस्ट को मुआयना करेगी, कहेगी ये वाला जो एक्सपेंस है बेटा इसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे, अच्छा ये वाला जो एक्सपेंस है तुम्हारा इसको भी एक्सपेंस नहीं मानेगा, ये दोनों उठा करके मेरे को दे दो, ये दोनों जो है तुम हमको टैक्स कर दे दो।
तो इसमें टैक्स, इसको जोड़ना, इसका जो अमाउंट होगा इसका 50% निकाल करके हम यही प्रॉफिट टैक्स होता है। कितना? 50%। और 50% किस पे? तो जो आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं कि 10% में कुछ तो हुआ होगा, 100 करोड़, 200 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये वाला तुम निकालो और ये वाला तुम दोनों निकाल दो। और इन दोनों को मैं क्या करूंगा? इनको टैक्स में शामिल करूंगा, इनको मैं तुम्हारे एक्सपेंस में शामिल नहीं करूंगा। नहीं तो पता चलेगा सब तुम एक्सपेंस में दिखा दोगे तो जीवन भर आप तो कुछ नहीं पाएंगे। तो सरकार ने क्या किया, आपके एक्सपेंसेस में से कुछ एक्सपेंस को ऐड कर दिया, किसमें? बुक लिस्ट में, कि इसको एक्सपेंस हम नहीं मानेंगे। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, आखिर हमें हम टैक्स तभी तो पैदा मतलब टैक्स देंगे सरकार को जब हम जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारे खाने वाले सामानों पे सरकार टैक्स लेती है। कहती भाई आपको तो खाना ही खाना है, अब उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो आपने पूछा था कि सर जो हम खाना खाते हैं क्या उसमें माफ होगा? नहीं माफ होगा। तो सरकार ने आप में से भी काटा है, इनसे भी काटा है। नहीं तो पता चलेगा आपको भी अगर छूट दे तो कहोगे सर लड़का का डायपर लाए थे, फलनवा का शैम्पू लाए थे, उनका हम क्या ले आए थे? चावल ले आए थे, दाल ले आए थे, रोटी ले आए थे, सर लास्ट में देखिए हमारे पास 5,000 रुपये नहीं बचा। और नहीं अंदर सरकार को इनकम टैक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। तो सरकार कहती है ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ों में छूट दे देंगे। बीमार हो, कहीं बीमार हो, कहीं पैसा खर्च हो रहा है दवा हुआ में, तो वहाँ पे तुमको छूट देंगे, लेकिन हर जगह आपको छूट नहीं देंगे। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लिए हो तो छूट देंगे, आप हाउसिंग टैक्स लिए हो, लोन लिए हो तो आपको छूट देंगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि हर जगह छूट दे दें तो नहीं देंगे। इसी तरीके से कंपनियों को भी जितना छूट इंक्लूड किया गया था उस छूट के अकॉर्डिंग उसने प्रॉफिट को 0 दिखा दिया। तो सरकार ने कहा ना ये वाला जो एक्सपेंस है ना मानेंगे, ये वाला एक्सपेंस को किस करो? इस बुक लिस्ट में जारी करो, और इस बुक लिस्ट में जारी करने का जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट को 15% दे देना। और ये बुक लिस्ट का मतलब है कि एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म में अपने कुछ दोनों एक्सपेंसेस को वहाँ दिखाओ कि कितना करोड़ रुपया। तो कहोगे सर इसमें हमारा 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और इसमें सर हमारा 100 करोड़, ठीक है ना? तो कहेंगे दोनों मिलाकर कितना हुआ? 150 करोड़ का 15% जाके जमा करा दो। अब कोई चालबाजी नहीं सर। तो सरकार या तो ये कंपनी अब 2 काम कर सकती है। अब इसमें भी देखो 2 चीजें हैं, या तो कारपोरेट 30% टैक्स जमा कर दे इनकम टैक्स में, या तो बुक प्रॉफिट टैक्स दे दे 15%, उसकी चॉइस है। लेकिन अगर बुक प्रॉफिट टैक्स जमा करते हो तो फिर आपको फैसिलिटी नहीं देंगे। रिलायंस कंपनी डूब जाए, मर जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 30% दिया है तो ईमानदारी से कल अगर कंपनी नुकसान में होगी तो हम इस बात को समझेंगे कि हमारी देश की कंपनी क्या हो रही है, नुकसान में हो रही है, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो सरकार आपको हमेशा 2 रास्ता खोल करके रखता है। इतनी बातें GST रह गया, ठीक है ना? GST का